अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। लिसनर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ़ ममालिक में शब बारात की रात है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम सब के जितने भी काम हैं उनमें आसानियाँ फरमाए। जिसकी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं, अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपने चाहने वालों में, अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, अगर आज की ये जो कहानी है, ये कहानी शाहाब साहब की कहानी है और ये कहानी 1992-93 की उस दौर की कहानी है। ये बताते हैं जिस दौर में ये एक शहर, छोटे से शहर के अंदर टैक्सी ड्राइवर के तौर पे काम किया करते थे। ये इंडिया का एक शहर था और क्योंकि ये जो शहर था, इस शहर से कुछ फासले पे बॉर्डर भी मौजूद था। तो गर्मियों में यहाँ पे शदीद गर्मी हुआ करती और अगर सर्दियाँ होती तो शदीद सर्दी महसूस की जाती। आमतौर पे इस शहर के जो लोग थे सर्दियों में 7-8 बजे तक अपने अपने घरों में अपने आप को महदूद कर लिया करते। लेकिन क्योंकि इनका जो काम था वो जाहिर सी बात है टैक्सी ड्राइवर का काम था और टैक्सी ड्राइवर के लिए सबसे बेहतर माहौल वही होता है जब सवारियां अवेलेबल ना हो और कोई ज़रूरतमंद या कोई मजबूरी का मारा पैसेंजर उससे आके जा टकराए। तो इनकी आदत थी ये ऐसे पैसेंजर्स को तलाश करते या ऐसे टाइम में गाड़ी चलाने को तरजीह देते जबकि लोग मजबूरी में, परेशानी में टैक्सी के मन माने किराए दिया करते हैं। हालांकि अक्सर इनके घर वाले, इनके अब्बू इनको कहा करते, बेटा इतनी लेट नाइट टैक्सी लेके बाहर नहीं फिरा करो। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और ये बताते हैं कि सर्दी इस कदर थी कि मैंने अपनी टैक्सी के चारों शीशे ऊपर चढ़ाए हुए थे। अंदर मैं स्वेटर और शॉल पहन के बैठा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद सर्दी थी कि जिस्म के अंदर घुसती चली जा रही थी। रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था और जो करीबी स्टेशन मौजूद था मैं उस तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मेरा ख्याल था कि हो सकता है ये जो आखिरी ट्रेन आई है इसका कोई पैसेंजर अभी भी स्टेशन पे मौजूद हो और सवारी ना मिलने की वजह से सवारी के आने का इंतज़ार कर रहा हो। उस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद था वहाँ से अगर आप स्टेशन की बात करें तो स्टेशन तकरीबन 10 या 15 मिनट के फासले पे मौजूद था। लेकिन ये जो हिस्सा था मुकम्मल तौर पे सुनसान वीरान हिस्सा था और यहाँ पे किसी भी किस्म की रोशनी या लाइट मौजूद नहीं थी। एक रास्ता था जो कि कच्चा पक्का रास्ता था जो कि स्टेशन की तरफ बढ़ा करता था। एक तो खामोशी बहुत थी, ज़ाहिर सी बात है सर्दी थी और जब सर्दी में इस खामोशी में हवाएं चलती और वो आके मेरी गाड़ी के शीशे से टकराती तो एक अजीब ही सुरूर सा महसूस होता। एक तो मैं खुश था, दूसरा ये कि मुझे सर्दियाँ वैसे भी बेहद पसंद थीं, लिहाजा मैं आगे बढ़ रहा था और मुझे यकीन था कोई ना कोई सवारी मेरी मर्ज़ी का किराया देने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इसी दौरानिए में जबकि शदीद सर्दी या हवा मेरी गाड़ी के शीशों से, विंड स्क्रीन से बार बार टकरा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि जिस रोड पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे उल्टे हाथ पे जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बरगद का दरख्त मौजूद है, उस दरख्त के नीचे शायद कोई खड़ा हुआ है। और ऐसा ही था कि जब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी टैक्सी मज़ीद आगे बढ़ी और जब मैं उसके सामने या आप कह सकते हैं कुछ फासले पे पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की जो कि वाइट कलर की साड़ी पहने हुए थी उस दरख्त के नीचे खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विधवा हो जो कि किसी मजबूरी में, किसी परेशानी में वाकई किसी टैक्सी का या किसी पैसेंजर गाड़ी का इंतज़ार कर रही हो। इसने सफ़ेद कलर की साड़ी तो पहन रखी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि इसने अपने बालों को न सिर्फ खोल रखा था
बल्कि इसके बाल इस कदर लंबे दिखाई दे रहे थे कि ऐसा लग रहा था बाकायदा इसके टखनों तक इसके बाल मौजूद हैं। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब टैक्सी उसके सामने से गुजार के स्लो की और फिर रोकना चाही, तो मैं जब उसको आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी तरफ से किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोड की सिमत किसी और के आने का इंतज़ार कर रही है। और जब आप आंखों ही आंखों में अंदाज़ा लगा लें और आपको यकीन हो जाए कि ये जो पैसेंजर है ये मेरे साथ नहीं जाने वाला है, तो आप उस जगह रुकने से इज्तनाब किया करते हैं। और ऐसा ही था कि मैं भी यही सोच रहा था कि शायद इस लड़की को मेरा इंतज़ार नहीं है, शायद ये किसी और के आने का इंतज़ार कर रही है। लिहाजा मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता करके टैक्सी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब ज़ाहिर सी बात है, जब आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बैक व्यू मिरर से ये जो शीशे मौजूद हैं उनके ज़रिए पीछे देखते हैं, तो ये बड़ा फितरी सा अमल हुआ करता है। और ऐसा ही था कि मैंने जब बैक व्यू मिरर के ज़रिए उस लड़की को दोबारा देखना चाहा, तो अजीब बात ये थी कि वो दरख्त तो वैसे ही मुझे स्क्रीन पे या शीशे में दिखाई दे रहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि वहाँ पे वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि मुझसे पहले ना कोई गाड़ी, कोई रक्षा, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी कि मैं कह सकता कि शायद वो दूसरी गाड़ी के अंदर बैठ गई होगी। अब जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने जानबूझ के अपनी गाड़ी को साइड में रोका और रोकने के बाद प्रॉपरली बैक व्यू मिरर से देखना शुरू किया। उसके बाद मैंने गर्दन घुमाई और जब मुझे यकीन हो चला कि वाकई में वहाँ पे वो लड़की मौजूद नहीं है, तो मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाकायदा खड़े होके पीछे उस सिमत में देखना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब मैं गाड़ी से निकला मेरा जो फोकस था वो उस तरफ था और मैं हैरान था कि आखिर ये लड़की कहाँ चली गई है। इसी दौरानिए में मुझे अपने पीछे की तरफ से उस लड़की की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारा हो। आप यकीन करें, ये जो आवाज़ थी बड़ी जानी पहचानी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज़ मैंने सालों सुन रखी है। अगले ही लम्हे जब मैं एकदम से उस लड़की की तरफ मुड़ा और मैंने जब उस लड़की को अपनी आंखों से देखना शुरू किया, तो वो उसी साड़ी में वैसे ही लंबे बालों के साथ मेरे सामने मौजूद थी। लेकिन एक अजीब बात थी, वो ये थी कि इसका चेहरा अब ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ या झलसा हुआ चेहरा है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट मौजूद थी। खैर, अब मुझे यकीन हो चला था, यकीनन ये जो कुछ है ये सरासर इंसानी अमल नहीं है। यकीनन ये कोई ऐसी मखलूक है जो मुझे यहाँ पे डरा के यहाँ से भगाना चाहती है। और सच्ची बात यह है कि इतनी सर्दी में इस अनहा रोड पे जब आपको कोई इस तरह की मखलूक नज़र आया करती है, तो शायद ही किसी एक आध बंदे में दम मौजूद हो कि वो उस मखलूक का सामना कर सके। अल्लाह जानते कि मैंने जैसे तैसे अपने आसाब पे काबू किया और मैं जल्दी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे आके बैठ गया। मेरा मुसलसल फोकस यही था कि गाड़ी जल्दी से स्टार्ट हो और मैं यहाँ से आगे बढ़ सकूँ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि लाख कोशिश के बावजूद ये गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुसलसल मैं रेस दे रहा था, इग्निशन को ऑन कर चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था गाड़ी ख़राब हो चुकी है। अल्लाह जानते कि मैंने जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैंने ज़ोर ज़ोर से न सिर्फ पढ़ना शुरू की, बल्कि तकरीबन 2 या 2.5 मिनट तक मुसलसल कोशिश के बाद मेरी गाड़ी बिलाखिर स्टार्ट हो गई। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि जब मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई और मैंने सामने देखा तो वहाँ पे वो लड़की या जो भी मखलूक थी अब दिखाई नहीं दे रही थी। जितना तेज़ी के साथ हो सकता था मैं सीधा स्टेशन पे आया और पूरी रात मैंने वहीं पे ऐसे ही गुजारी जैसे कि मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। वो भी क्या दिन थे जब 1973 1974 में हम लोग दुनियापुर में रहा करते थे। हमारी जो फैमिली थी वो बड़ी छोटी सी फैमिली थी और क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ था वो एक छोटे से गांव से था, तो आमतौर पे जो पूरा गांव था उसके जितने भी लोग थे वो एक दूसरे को न सिर्फ जाना करते थे बल्कि एक दूसरे के गम में, एक दूसरे की खुशी में शामिल हुआ करते थे। अब क्योंकि जो मेरी फैमिली थी वो बड़ी छोटी सी फैमिली थी, यानी कि मैं था, मेरे वालिदैन थे और ना ही मेरा कोई भाई था और ना ही मेरी कोई बहन थी। तो हमारा जो घर था वो गांव के बिल्कुल कोने में मौजूद था, जबकि जो मेरी नानी थी, इवन कि जो मेरी दादी थी, वो गांव के उस तरफ यानी गांव के दूसरी तरफ रहा करते थे। आप कह सकते हैं कि मेरे घर से नानी का जो घर था या दादी का जो घर था वो मुश्किल से 20 या 25 मिनट के फासले पे मौजूद था। तो अक्सर ऐसा होता कि जब वीकेंड होता तो हमारे जितने भी कज़न्स वगैरह थे हम सारे के सारे जमा हो जाते। मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ थी या आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ खेल थे जो हम लोग मिल के खेला करते थे। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और तकरीबन 1980 1981 में जबकि टेलीविज़न नया नया आया था, तो एक दफ़ा हफ्ते की रात यानी वीकेंड पे हम सारे के सारे जो लोग थे वो अपनी नानी के घर में मौजूद थे। शदीद सर्दी हो रही थी और रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था कि इत्तफाक से मेरे फादर को कोई काम याद आ गया और वो मुझे कहने लगे कि ज़रा घर चले जाओ और कुछ सामान है वो मुझे ला के दे दो। आम तौर पे गांव के जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाया करते थे। खैर बहुत ज़्यादा धुंध थी और धुंध के साथ साथ सर्दी मौजूद थी, तो पहले तो मैं बहाना करने लगा कि अब्बू जान मुझे ना भेजें, लेकिन बहरहाल जब उन्होंने काम की नौयत बताई या जो भी काम था वो इस कदर इम्पॉर्टेंट था कि मुझे उनकी ना सिर्फ बात माननी पड़ी बल्कि मैं नानी के या दादी के घर से अपने घर के लिए रवाना हो गया। अब वहाँ से जो हमारे घर का रास्ता था वो मुश्किल से 15 या 20 मिनट का रास्ता था, लेकिन शदीद धुंध होने की वजह से ये जो रास्ता था ये थोड़ा सा बढ़ चुका था, क्योंकि ना सिर्फ मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था बल्कि इतनी रात में मुझे इस गांव के अंदर खौफ महसूस हो रहा था। जैसे जैसे मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था या आप कह सकते हैं कि मेरा घर आने ही वाला था कि एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पीछे किसी ने चलना शुरू किया है। अब शुरू में मैंने इस आवाज़ को इग्नोर किया और मैं तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जब वाज़े आवाज़ आने लगी और अब बाकायदा महसूस होने लगा कि मेरे पीछे कोई ना कोई मौजूद है और शायद मुझे फॉलो कर रहा है, तो एकदम से जब मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक बिल्ली है जो मेरे पीछे चलती चली आ रही है। खैर आम तौर पे गांव में इस तरह के जो पेट एनिमल्स हैं वो ना सिर्फ मौजूद हुआ करते हैं बल्कि आपसे वो बहुत ज़्यादा मानूस होते हैं। अब मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया और दोबारा से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं अपने घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे अब मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि किसी के कदमों की आवाज़ आना शुरू हुई है। अब ये जो कदमों की आवाज़ थी इससे पता चल रहा था कि मेरे पीछे कोई एक शख्स है जो मुसलसल मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन मैंने उसको ना सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि मैं तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरानी में यानी 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर अब मुझे लगने लगा था जैसे कि मेरे पीछे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि शायद 3 अफराद हैं जो मुसलसल मुझे फॉलो कर रहे हैं। और अजीब बात यह थी कि जो भी अफराद थे वो ना सिर्फ मुझे फॉलो कर रहे थे
बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आपस में कोई बातें की जा रही हैं। खैर, चलते चलते जब मैंने उनकी ज़बान पे या उनके लहजे पे गौर किया तो ऐसा लग रहा था कि 3 औरतें हैं जो मुसलसल मुझे फॉलो कर रही हैं। इसी दौरानिए में जब मैं घर के बिल्कुल करीब पहुंचा तो बाकायदा किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पीछे से पुकारा, और जैसे ही मुझे किसी ने पीछे की तरफ से मेरा नाम लेके पुकारा तो मैंने एकदम से पलट के देखा। जैसे ही मैं पलटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे 3 औरतें हैं जिन्होंने शायद ब्लैक कलर के बुर्के पहन रखे हैं, और सिर्फ उनके मुंह का जो हिस्सा है वो नज़र आ रहा है, जबकि उनका जो बाकी जिस्म है वो बुर्के के अंदर या बुर्के के ज़रिए ढका हुआ है। अजीब बात यह थी कि ये तीनों जो औरतें थीं, इन तीनों के जो चेहरे थे वो तकरीबन एक जैसे थे। बहुत ज़्यादा गोरे चेहरे थे और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे चेहरे हैं। सबसे खौफनाक बात ये थी कि इनके जो चेहरे थे, इनके चेहरे पे आंखें मौजूद नहीं थीं। यानी कि जो 3 औरतें मेरे पीछे मौजूद थीं और जिन्होंने मुझे मेरा नाम लेके पुकारा था, उनके चेहरे पे आंखों का नामो निशानी नहीं था। खैर, मैंने अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से गए वक्तों में सुन रखा था कि हमारे इस गांव में, ख़ास तौर पे इस एरिए में, शेप शिफ्टर्स या जिन्हें छलावा कहा करते हैं, वो आम तौर पे नज़र आया करते हैं। तो पहला इंप्रेशन तो यही था कि शायद मेरे पीछे जो मखलूक़ात मौजूद हैं वो यकीनन कोई ना कोई छलावा हैं। बहरहाल, उनको इस हालत में ये इतनी बुरी शक्ल के साथ देखने के बाद मैंने ना सिर्फ तेज़ी से भागना शुरू किया, बल्कि जैसे तैसे करके अपने घर के दरवाजे पे पहुंचा। अब मसले की बात ये थी कि मेरे पीछे वो औरतें थीं जो बाकायदा मुझे फॉलो कर रही थीं, जबकि मेरे सामने जो घर का दरवाज़ा मौजूद था, अगर मैं उस दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हूँ तो एक तो मेरा जो घर था वो अंधेरे में डूबा हुआ था, और दूसरी बात ये थी, इस पूरे घर में, इस बड़े से घर में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने सबसे पहले उस कमरे की तरफ बढ़ना बेहतर समझा जिस कमरे में जाके मुझे कुछ चीज़ें निकालनी थी, जिन चीज़ों को लेने के लिए मैं यहाँ पे भेजा गया था। जल्दी जल्दी जो भी सामान था, ये जो भी चीज़ें थी, वो मैंने ली और मैं फ़ौरन से बाहर निकलने के लिए पलटा। अब जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए पलटा तो मुझे ऐसा लगा जो हमारे घर की स्टेयर्स हैं, उन स्टेयर्स से कोई नीचे उतरता हुआ आना शुरू हुआ है। और देखते ही देखते वही 3 औरतें जो अभी कुछ देर पहले मेरा पीछा कर रही थी, या जिनको अभी कुछ देर पहले मैंने रास्ते में देखा था, वो एक एक करके सीढ़ियों की तरफ से नीचे आना शुरू हो चुकी हैं। और अजीब बात ये थी कि जो हमारी सीढ़ियाँ थीं, जहाँ पे वो ख़त्म हुआ करती थीं, उन सीढ़ियों के बिल्कुल बराबर में घर से बाहर निकलने का दरवाज़ा मौजूद था। यानी कि अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे किसी भी कीमत पे उन सीढ़ियों के सामने से गुज़रना है, तो ही मैं गेट से बाहर निकल सकता हूँ। खैर, जैसे ही मैं उनके सामने सामने गेट की तरफ बढ़ने लगा तो एकदम से वो तीनों जो औरतें थीं वो नीचे मेरे सामने आके खड़ी हो गईं। और जैसे ही वो तीनों औरतें मेरे और दरवाजे के दरमियान में आके खड़ी हुईं तो उसके बाद बस मुझे इतना याद है कि मैंने एक ज़ोर से चीख मारी है। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी नानी के घर के अंदर पलंग के ऊपर लेटा हुआ था। मेरे कुर्बो जवार में जो भी मेरे घर वाले थे, ख़ास तौर पे जो मेरे पेरेंट्स थे, वो मौजूद थे, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि बिला आखिर तुम खेतों के दरमियान इतनी रात में क्यों गए थे। अब जैसे ही इन लोगों ने इस तरह का अजीब सा सवाल किया तो मैं उनसे कहने लगा कि मैं खेतों के दरमियान नहीं गया था, मैं अपने घर गया था और मुझे मेरे वालिद ने, यानी कि मेरे फादर ने, किसी काम से घर भेजा था।
खैर घर वालों का कहना था कि जब तुम काफ़ी देर तक घर में वापस नहीं आए तो जो मेरे कज़न्स थे, मेरे तमाम कज़न्स को कहा गया कि वो मेरे घर की तरफ आएं और मेरे घर जाके मुझे देखें कि मैं बिला आखिर वापस क्यों नहीं आया हूँ। मेरे कज़न्स सबसे पहले घर में आए और जब वो घर में आए तो पूरे घर में मैं मौजूद नहीं था। इसके बाद इन लोगों ने बारी बारी पूरे गांव को चेक करना शुरू किया और बिलाखिर जब वो खेतों के दरमियान में पहुंचे तो मैं खेतों के दरमियान बहुत बुरी हालत में यानी कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। खैर इसके बाद तकरीबन 7 या 8 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा और इस दौरानिए में जब मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया गया और बहुत सारे झाड़ फूँक करने वालों ने जब इसके बारे में मालूमात दी तो पता ये चला कि उस रात मैंने जो 3 औरतों को देखा था वो वाकई में छेलावा थी, जो कि कभी भी किसी भी वक्त अपना रूप न सिर्फ बदल सकते हैं बल्कि इंसानों को रात के औकात में डराने की कोशिश किया करते हैं। और बात ये भी है कि जो हमारा गांव है उस गांव में आज भी इस तरह के किस्से और इस तरह की कहानियाँ मौजूद हैं और लोग कहा करते हैं कि इस दौर में भी अक्सर उनको इस तरह की मखलूक़ात रात के औकात में नज़र आया करती हैं।